हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये पार्ट देखा बच्चों, और साथ ही साथ हमने हावर्थ फार्मूला फॉर ग्लूकोज ये स्ट्रक्चर्स भी बच्चों देखे। बच्चों हमने ग्लूकोज के लिए ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला भी देखे, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज के लिए, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, और बच्चों ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बच्चों। और इसके साथ ही हमने हावर्थ फार्मूला भी हमने निकालने का टेक्निक भी मैंने आपको बताया। अब वो उस लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के दिया बच्चों, तो टाइम बचाने के लिए अब मैं वो बात यहाँ पे रिवाइज नहीं करता, ठीक है। तो वो कल का लेक्चर जो है बच्चों वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। आप ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर भी ध्यान से सुनना, और कल का जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वो भी ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये दो लेक्चर्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, ठीक है। चलो अब बच्चों हम आगे जाते हैं। आज हमें बच्चों एक नया टॉपिक देखना है, और ये नया टॉपिक है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन बच्चों हम देखते हैं कि म्यूटा रोटेशन ये फिनोमिनॉन क्या है वो देख लेते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है वैसे देखा जाए तो ना हमारे बोर्ड सिलेबस में इसके बारे में कोई जिक्र है, मेंशन है, ना एनसीईआरटी सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम क्यों ले रहे बच्चों ये टॉपिक? सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि बहुत सारे जो एमसीक्यूज़ की किताबें हैं तो उनमें इस पर क्वेश्चन पूछा गया है और आसान सा टॉपिक है, तो इसीलिए बच्चों हम म्यूटा रोटेशन फिनोमिनॉन क्या है वो समझ लेंगे, और ग्लूकोज कैसे वो दिखाता है और क्यों दिखाता है उसका कारण भी बच्चों समझ लेंगे। तो ये लेक्चर के बाद आपको म्यूटा रोटेशन क्या है इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, और ग्लूकोज ये क्यों दिखाता है म्यूटा रोटेशन फिनोमिनॉन इसके बारे में भी पूरी जानकारी होंगी। ओके, अब देखो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन आप लेते हो तो आपने देखा कि ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन में वैसे तो तीनों फॉर्म्स रहते हैं। अल्फा फॉर्म जो है बच्चों वो 37%, डी प्लस ग्लूकोज बहुत ही कम परसेंटेज में रहता है, 0.03 समथिंग, तो हम निगलेक्ट ही करते उसको, और ये रहता है बच्चों 67% एज दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब आपको बच्चों मालूम है कि ग्लूकोज ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसमें 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसीलिए इसके 2 to the power 4 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पॉसिबल होते हैं। ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव है, इसीलिए हम उसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, एज इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को टुवर्ड्स राइट घुमाता है थ्रू सर्टेन एंगल, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसके बारे में। अब इसके बारे में म्यूटा रोटेशन क्या है, चलो ये एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। समझ लो बच्चों, आपने सबसे पहले क्या लिया? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल्स ही बच्चों आपके पास, जिनमें कोई भी मॉलिक्यूल बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का नहीं। यानी समझ लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स बच्चों किसके हैं? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। एक भी मॉलिक्यूल बच्चों उसमें किसका नहीं है? बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का। अब इसको हमने एक बीकर लिया, इधर आ जाइए, हमने एक क्या किया? एक बीकर लिया, और इस बीकर में ये हमने अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का क्या बच्चों? सॉल्यूशन भर दिया। इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज सॉल्यूशन भर दिया। इसी डायग्राम पर फोकस कीजिए, बराबर है ना? ये डायग्राम पूरी बड़ी सी दिखनी चाहिए अच्छी सी। 100 के 100 मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। इसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हमने लिया बच्चों, समझ लो। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, मालूम था, तो बच्चों हमने इसमें से क्या किया?
प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया। हमने क्या किया, इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किया बच्चों, हमने पास। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट इस सॉल्यूशन में से बाहर निकला बच्चों, तो हमने देखा कि ये सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को टुवर्ड्स राइट घुमाता है। क्या करता है, टुवर्ड्स राइट घुमाता है। और कितने डिग्री से घुमाता है, वो एंगल कितने डिग्रीज का रहता है, तो 112.2 डिग्रीज। अब इस ये जो एंगल है, ये जो वैल्यू है, कुछ किताबों में कम ज़्यादा दिख सकती है आपको। तो गूगल पे आप देखेंगे तो 112.2 डिग्रीज है, तो 112.2 डिग्रीज है, ठीक है। तो जब आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल्स लेते हो, उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाते हो कि जहां पे सब मॉलिक्यूल्स अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पायरानोज मॉलिक्यूल्स के ही है, और जब आप उसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर, तो आप देखते हैं कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का जो सॉल्यूशन है वो एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन दिखाता है बच्चों प्लस 112.2 डिग्रीज। प्लस का मतलब मालूम है टूवर्ड्स राइट, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। आप बोलेंगे सर चलो समझ में आ गया कि ये एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है, वो वैल्यू भी हमारे ध्यान में है। अब इसके आगे की मैं मजेदार बात बताता हूं। क्या था कि ये सॉल्यूशन को हमने ऐसे रखा था और हमारा एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करना चालू ही था। हमने एक आश्चर्य की बात देखी बच्चों। क्या आश्चर्य की बात देखी, जैसे जैसे ये सॉल्यूशन ओल्ड होता जाता है, जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, जसं जसे सॉल्यूशन जुनं होत जाते, तसं तसं याचा एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होत जातो। वैसे वैसे इस अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज सॉल्यूशन का एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बच्चों क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। और आखिरी में ये प्लस 112.2 डिग्री से, ये प्लस 112.2 डिग्री से ये आखिरी में प्लस 52 पॉइंट है ना, प्लस 52.7 डिग्री में ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। प्लस 52.7 डिग्री में बच्चों क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो सवाल ये था कि ये क्यों एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्यों चेंज हो गया, है ना। मतलब जो पहले 112.2 डिग्री एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन था फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो बाद में प्लस 52.7 डिग्री पर बच्चों क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, कांस्टेंट। क्यों बन जाता है कांस्टेंट, बराबर है। जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन था तब इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कितना था बच्चों, 112.2 डिग्री, और जैसे सॉल्यूशन ओल्ड होते गया, टाइम बीतते गया, इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होते गया, and finally after some time finally it becomes constant at plus 52.7 degrees बच्चों। अब ये जो फेनोमिनॉन है बच्चों कि जिसमें ये ग्लूकोज सॉल्यूशन का एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है विथ टाइम, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। तो बच्चों हाउ विल यू डिफाइन दिस म्यूटा रोटेशन फेनोमिनॉन, हाउ विल यू डिफाइन दिस म्यूटा रोटेशन फेनोमिनॉन। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि द चेंज इन एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, द चेंज इन एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन with solution, the change in angle of optical rotation with time is called as म्यूटा रोटेशन। बच्चों म्यूटा का मतलब होता है चेंज, म्यूटा का मतलब क्या होता है, चेंज, बरोबर है। तो इस तरह से म्यूटा का मतलब होता है चेंज, यानी कि चेंज इन एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, change in angle of optical rotation. So remember
This change in angle of optical rotation with time is called as mutarotation. तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान में आया कि जब आपने अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाया कि जहां पे सब मॉलिक्यूल्स अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज के थे, तो इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन था बच्चों वो था प्लस 112.2 डिग्री। और जैसे जैसे समय बीतता गया ये सॉल्यूशन जूना ओल्ड होते गया, फाइनली हमने देखा कि इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कांस्टेंट हो जाता है प्लस 52.7 डिग्रीज पर, प्लस 52.7 डिग्रीज पर कांस्टेंट हो जाता है, चेंज होता है एंगल। दिस phenomenon in which angle of optical rotation of an optical active solution changes with time, this is called as mutarotation. अब बच्चों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, चलो एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा ये भी समझ में आ रहा। अब आपको ये सवाल होगा कि सर ये चेंज क्यों होता है और फाइनली वो कांस्टेंट क्यों बनता है उस एंगल पर प्लस 52.7 डिग्रीज। क्या होता है बच्चों, अभी इधर ध्यान दीजिए, जब आप शुरू में सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें सब मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज के रहते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता है बच्चों धीरे धीरे ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज। तो ये प्रोसेस चलती है अल्फा इंटू बीटा, वापस बीटा इंटू अल्फा, और फाइनली बच्चों हमें इस अल्फा और बीटा में क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जहां पे अल्फा फॉर्म होता है 37% और बीटा फॉर्म होता है 63%। और ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है जहां पे अल्फा और बीटा का ये परसेंटेज है, इस मिक्सचर का जो एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है बच्चों वो है प्लस 52.7 डिग्रीज। कितना है वो, प्लस 52.7 डिग्रीज। आले लक्षात। तो आखिरी में क्या होता है, वो जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज मॉलिक्यूल आपने लिए 100 के 100, वो आखिरी में अल्फा और बीटा के इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो गए, जहां पे अल्फा था 37% और बीटा था बच्चों 63%। और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन फिक्स है बच्चों प्लस 52.7 डिग्रीज। So remember, this change in angle of optical rotation with time is called as mutarotation. चलो बच्चों अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और अब समझ लो, अब हमने बीकर लिया, अगेन नया ये डाल दिया, फेंक दिया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज का सॉल्यूशन। अब हमने बीकर में उसको पानी में से धोने के बाद उसमें क्या डाले, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज मॉलिक्यूल डाले बच्चों, 100 के 100 मॉलिक्यूल उसकी हैं। अब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी डेक्स्ट्रोटरी है। अब इसमें से हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया बच्चों, और हमने देखा कि इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब आप पास करते हो, इसमें से जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज मॉलिक्यूल में से पास करते हो, तो ये भी क्या करता है, ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को टूवर्ड्स राइट घुमाता है, लेकिन कितने एंगल से बच्चों, सिर्फ प्लस 18.7 डिग्री से। कितने, 18.7 डिग्री से शुरू में। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज का जो सॉल्यूशन है उसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है बच्चों प्लस 18.7 डिग्रीज। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है, जैसे जैसे ये सॉल्यूशन ओल्ड होते जाता है, जुनो होत जाते सॉल्यूशन, तसा तसा याचा पण अँगल ऑफ ऑपरेशन चेंज होतो पोरांनो, आणि शेवटी तो काय बनतो, तो प्लस 18.7 डिग्रीज वरून प्लस 18.7 डिग्री से बढ़ते बढ़ते वो फाइनली कितना बनता है, प्लस 52.7 डिग्रीज। अगेन वही वैल्यू। So again, this change in angle of optical rotation of glucose solution with time is called as mutarotation. It is called as mutarotation. अब ये क्यों हो रहा है ऐसा बताता हूँ। देखो शुरू में आपने सभी मॉलिक्यूल्स किसके लिए, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज 100 के 100 मॉलिक्यूल उसकी थे। उस सॉल्यूशन का एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन था इतना 18.7 डिग्रीज, बराबर है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, ये जो बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज है
ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल धीरे 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 किस में कन्वर्ट होने लगते हैं? अल्फा फॉर्म में। किस में होने लगते हैं? अल्फा फॉर्म में, बराबर। और आखिरी में क्या होता है बच्चों? अल्फा और बीटा वापस वो इक्विलिब्रियम में आते हैं। अल्फा 37% और बीटा 63%। अल्फा 37% और बीटा 63%। और ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है कि जहां पे अल्फा 37% रहता है और बीटा 63% रहता है, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बच्चों वापस फिक्स है। वो कितना रहता है? प्लस 52.7 डिग्रीज। कितना रहता है वो? प्लस 52.7 डिग्रीज, बराबर। यानी आपने बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज लिया था बच्चों, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया। शुरू में एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन था 18.7 डिग्रीज। धीरे धीरे टाइम पास होने लगा, ये सॉल्यूशन ओल्ड बनने लगा और टाइम के साथ, टाइम बीतने के साथ इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन भी चेंज होने लगा और फाइनली वो प्लस 18.7 डिग्री से चेंज होते होते बढ़ते बढ़ते वो आता है प्लस 52.7 डिग्रीज पर। इस वैल्यू पर वो क्या बन जाता है? कांस्टेंट। इस वैल्यू पर वो क्या बन जाता है? कांस्टेंट। तो दिस phenomenon in which angle of optical rotation of beta d plus glucoparanose changes with time, this is called as muta rotation. Change in angle of rotation with time is called as muta rotation. अब ये क्यों हुआ? देखो, शुरू में इधर आ जाइए। शुरू में आपके पास बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज था बच्चों, बराबर, 100 के 100 मॉलिक्यूल। लेकिन धीरे 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 वो किस में कन्वर्ट हो गए? अल्फा में, बीटा इंटू अल्फा। और उल्टा भी हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा। और फाइनली बच्चों क्या होता है? अल्फा और बीटा ये जो फॉर्म है ग्लूकोज के, दे कम इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन दिस परसेंटेज। और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का हमने पहले देखा कि जहां पे अल्फा और बीटा ग्लूकोज इस परसेंटेज में है, उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? प्लस 52.7 डिग्रीज। कितना होता है? प्लस 52.7 डिग्रीज। इसलिए बच्चों, चाहे आप अल्फा ग्लूकोज लो चाहे बीटा ग्लूकोज लो, शुरू में उनके एंगल ऑफ ऑपरेशन अलग अलग रहते हैं। जैसे अल्फा का रहता है 112.2 डिग्री और बीटा का रहता है 18.7 डिग्री। लेकिन धीरे धीरे दोनों के सॉल्यूशन फाइनली वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म करते हैं और जिसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन फिक्स होता है और वो कितना होता है? प्लस 52.7 डिग्रीज। यानी चाहे आप अल्फा ग्लूकोज लो चाहे बीटा ग्लूकोज लो, धीरे धीरे विथ टाइम इनके सॉल्यूशन का जो एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है बच्चों, वो चेंज होता है विथ टाइम। दिस phenomenon in which angle of optical rotation of a solution changes with time is called as muta rotation. And this muta rotation phenomenon is shown by glucose solution. Because alpha and beta form, they can interconvert into each other and finally they form the equilibrium mixture of alpha and beta glucose, which has a constant angle of optical rotation and it is plus 52.7 degrees. तो बच्चों ये हो गया था हमारा म्यूटा रोटेशन के बारे में। समझ में आया? तो ये डेफिनेशन आप ध्यान में रखना कि द चेंज इन एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन विथ टाइम इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और आगे का टाइम देखते हैं। आगे का टाइम हम देखते हैं आगे का टॉपिक बच्चों हम देखते हैं और वो है फ्रुक्टोज। वो कौन है? फ्रुक्टोज। चलो फ्रुक्टोज के बारे में देखते हैं। चलो इधर फोकस कीजिए, इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फ्रुक्टोज बच्चों इसका और एक नाम है जो है लेव्युलोज, क्योंकि वो लिवोरोटेटरी है, क्योंकि वो लिवोरोटेटरी है। फ्रुक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों वो है C6H12O6। जो ग्लूकोज का है वही फ्रुक्टोज का है। देखिए बच्चों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सोस है तो फ्रुक्टोज एक कीटोहेक्सोस है और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है।
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। बच्चों ये नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स है, और भी कई हैं। और इन तीनों शुगर्स में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर यदि कौन है तो फ्रुक्टोज। एक्चुअली फ्रुक्टोज इज द नेचुरली ऑकरिंग स्वीटेस्ट शुगर। जो नेचुरली ऑकरिंग शुगर है बच्चों, उसमें फ्रुक्टोज ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर है। बहुत सारे जो बहुत ही मीठे फल होते हैं, इन मीठे फलों में फ्रुक्टोज रहता है। तो इस फ्रुक्टोज को हम ये भी बोलते हैं बच्चों फ्रूट शुगर। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। ध्यान में रखना कि हम फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज के कारण ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठे रहते हैं। ठीक है, अब फ्रुक्टोज का भी जैसे हमने बच्चों ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा, वैसे हमने फ्रुक्टोज का भी ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा। क्या था वो? देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आज का। देखिए, ये उसका स्ट्रक्चर है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर ऐसे मैं लाइन निकालता हूँ, फिर ये नीचे CH2OH। अब 3 इक्विडिस्टेंट लाइन निकालो बच्चों। ये देखो, ये DDL। डी बोला कि OH ग्रुप राइट साइड में करना और नीचे से ऊपर जाना, DDL। बाकी वैलेंसीज बच्चों आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो। मैं कार्बन्स को नंबरिंग भी दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज में बच्चों ये 3 असिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसलिए फ्रुक्टोज में ये 3 असिमेट्रिक कार्बन है, इसलिए फ्रुक्टोज के 2 to the power 3 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स है बच्चों। 2 to the power 3 2 क्यूब 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स है। और देखो, लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में है तो हम बोलते हैं कि इट बिलोंग्स टू कैपिटल D। फ्रुक्टोज लिहो रोटेटरी है तो लिखेंगे माइनस, और इसीलिए इसका नाम लिखते हैं D माइनस फ्रुक्टोज। यानी बच्चों आपको समझ में आया होगा कि लिहो रोटरी कंपाउंड दे में ऑल्सो बिलोंग टू कैपिटल D सीरीज। कैपिटल D का कंपाउंड के डेक्स्ट्रो लिहो होने से कोई संबंध ही नहीं। कैपिटल D से भी इतना बताता है कि लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन पर का OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट में ही बताता है। यदि ये लेफ्ट में रहता तो यहाँ पे कैपिटल L आता था। तो ये है बच्चों फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब फ्रुक्टोज का बच्चों आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब जैसे ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमें प्रॉब्लम आ रहे थे बच्चों, जैसे ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वैसे फ्रुक्टोज का भी ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज की कुछ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब हमें आइडिया मिल गया था ग्लूकोज से कि भाई ओपन चेन स्ट्रक्चर यदि प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट कीजिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इसीलिए हमने फ्रुक्टोज के लिए भी साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया जो उसकी सब प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करे इस प्रकार का। अब फ्रुक्टोज जैसे हमने ग्लूकोज के लिए 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था अपने सिलेबस में, उसी तरह हमने फ्रुक्टोज के लिए 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। जनरली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो हमने वो सजेस्ट किया। तो देखो, अब साइक्लाइजेशन होगा बच्चों, जैसे इसमें हो गया था ग्लूकोज में, वही प्रकार इधर भी होगा। देखो, ये जो कार्बन नंबर 2 है बच्चों, इसमें ये पाई बॉन्ड होता है ब्रेक। कार्बन नंबर 2 की वैलेंसी फ्री और इधर ऑक्सीजन की भी वैलेंसी फ्री, और इधर क्या होता है, ये OH बॉन्ड भी ब्रेक होता है और ये H चला जाता है इस ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों? OH ग्रुप। क्या बन जाता है वहाँ पे? OH ग्रुप। अब बचा ये ऑक्सीजन, तो ये कार्बन नंबर 5 बच्चों थ्रू दिस ऑक्सीजन वो कार्बन नंबर 2 को क्या होता है? अटैच। वो कार्बन नंबर 2 को क्या होता है? अटैच। तो चलो हम इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में। ये C और ये देखो कार्बन नंबर 2 है और ये O और H क्या बन गया? यहाँ पे OH ग्रुप बन गया बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया? OH ग्रुप। वो 5वें नंबर पर जो था बच्चों OH ग्रुप का H, वो 2 नंबर पर आ गया, तो यहाँ पे OH ग्रुप। ये श्रेष्ठ ग्रुप ऊपर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर अवर कन्वीनियंस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखा, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया बच्चों, जो यहाँ पे था ये लिखा। ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 5 पर जो OH ग्रुप था उसका H आ गया O पर। चलो अब जाते हैं नीचे।
अब यहाँ पे ये देखो बच्चों हमारा CH2OH, अब ये 3 पर क्या है OHH, 4 पर क्या है HOH और कार्बन नंबर 5 पर क्या है H। और इस ऑक्सीजन के थ्रू बच्चों वो एक दूसरे को क्या हो जाते हैं लिंकअप। ये ऑक्सीजन के थ्रू बच्चों एक दूसरे को क्या हो जाते हैं लिंकअप। देखो ये साइक्लाइजेशन है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं आप समझ लेना क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 कितने मेंबर की रिंग बनी बच्चों देखो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बनी बच्चों। और ये 5 मेंबर की रिंग इट इज जस्ट लाइक द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरान, इट इज जस्ट लाइक द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरान। इसमें देखो इसमें भी फ्लोरान में भी 5 मेंबर की रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, और इसमें भी 4 कार्बन 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन है। तो फ्रुक्टोज का ये जो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है बच्चों वो इस फ्लोरान के जैसा है, FURAN फ्लोरान के जैसा। इसीलिए फ्रुक्टोज के इन 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स को हम फ्यूरानो स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरानो स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब ये था बच्चों D माइनस फ्रुक्टोज, ये क्या था D माइनस फ्रुक्टोज, बराबर है। तो D माइनस फ्रुक्टोज। अब ये कार्बन नंबर 2 जो बच्चों पहले असिमेट्रिक नहीं था, डबली बॉन्डेड था, असिमेट्रिक नहीं था, ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन आफ्टर साइक्लाइजेशन वो सिंगली बॉन्डेड बना बच्चों, वो असिमेट्रिक कार्बन बना। इसको अब यहां पे हम कार्बन नंबर 2 को क्या बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। जैसे ग्लूकोज में हम C1 को कार्बन नंबर 1 को बोलते थे एनोमेरिक कार्बन, यहां पे C2 को बोलेंगे क्योंकि C2 पर नया नया ग्रुप बना, C2 नया नया असिमेट्रिक कार्बन बना, जिस पर नया नया ग्रुप बनता है आफ्टर साइक्लाइजेशन, जो नया नया असिमेट्रिक कार्बन बनता है आफ्टर साइक्लाइजेशन उस कार्बन को ही बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो फ्रुक्टोज में एनोमेरिक कार्बन है बच्चों C2, और यदि इस एनोमेरिक कार्बन पर ये जो नया नया ग्रुप बना वो यदि राइट साइड में रहता है वर्टिकल चेन के, है ना, C2 पर एनोमेरिक कार्बन पर ये जो नया नया ग्रुप बना वो यदि राइट साइड में रहता है वर्टिकल चेन के तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। तो इसका नाम हो गया बच्चों अल्फा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। क्या बोलते हैं हम इसको बच्चों अल्फा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। अब समझ लो बच्चों ये रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, समझ लो बच्चों ये रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो जैसे साइक्लाइजेशन के बाद ये ओपन चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, यदि डिसाइक्लाइजेशन हो गया, रिंग ब्रेक हो गया, तो वापस ये रिंग स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बच्चों कन्वर्ट, है ना। पूरा अच्छे से फोकस करो कि ये दिखना चाहिए बिल्कुल, है ना, एकदम अच्छे से। अब दूसरी केस लेते हैं बच्चों, समझ लो अगेन ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या हो गया साइक्लाइजेशन। अब देखो ये कार्बन नंबर 2 यहां पे लेते हैं। अब समझ लो ये जो ओजर बनता है C2 पर नया नया, समझ लो अब वो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में कार्बन नंबर 1 पर का ये CH2 ग्रुप है बच्चों, इधर ये 1 और ये 2, और इधर हम ऐसे आते हैं ये CH2OH, फिर देखो C3 पर ये एज इट इज OHH, C4 पर HOH बच्चों, और C5 पर H, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसके मदद से ये C5 C2 को क्या होगा अटैच। अब ये भी मुझे एक रिंग स्ट्रक्चर मिला बच्चों D माइनस फ्रुक्टोज के लिए। अब यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे है वर्टिकल चेन के लेफ्ट साइड में, तो इसको मैं बोलता हूँ बीटा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। इसको मैं बच्चों क्या बोलता हूं बीटा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। और यदि ये रिंग ब्रेक होती है बच्चों, डिसाइक्लाइजेशन होता है, तो वापस ये रिंग स्ट्रक्चर ओपन चेन फॉर्म में और अल्फा फॉर्म में क्या हो सकता है कन्वर्ट। तो इस तरह जैसे ग्लूकोज में बच्चों उसके अल्फा और बीटा फॉर्म एग्जिस्टेंस में रहते हैं, दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन द मिक्सचर, वैसे फ्रुक्टोज के भी ये जो रिंग स्ट्रक्चर्स है अल्फा और बीटा, दे
दे आर ऑल्सो इंटरकन्वर्टिबल एंड दे ऑल्सो रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो इस तरह बच्चों ये फ्रुक्टोज के एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ये दोनों जो फ्रुक्टोज के फॉर्म्स है बच्चों, दे विल बी प्रेजेंट इन दैट इक्विलिब्रियम मिक्सचर। वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे और एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट भी हो सकते हैं। से बच्चों ध्यान में रखना कि जैसे ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन था C1, वैसे फ्रुक्टोज में एनोमेरिक कार्बन है बच्चों C2। अब ये तो थे बच्चों फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसका अल्फा फॉर्म और उसका बीटा फॉर्म। ये तो थे बच्चों उसके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये क्या था बच्चों? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। मैंने आपको बताया कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एक टेक्निक है, एक जरिया है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को 2 डायमेंशनल पेपर पर रिप्रेजेंट करने का बच्चों एक तरीका है। अब मोनोसैकेराइड्स के फिशर फार्मूले आप आसानी से लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, पॉलीसैकेराइड्स के फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है, इनकन्वीनियंट है, और इसीलिए हम इनके जनरली लिखते हैं हावर्थ फार्मूले। जैसे मुझे कोई पॉलीसैकेराइड्स में फ्रुक्टोज वगैरह मॉलिक्यूल्स है ही है, तो मैं इनके हावर्थ फार्मूले वहाँ पे लिखूंगा, ना कि फिशर फार्मूला। तो इसका हावर्थ फार्मूला कैसे लिखते हैं बच्चों? हालांकि अब इसमें 5 मेंबर रिंग है बच्चों, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, टोटल 5 मेंबर हो गए, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 5 बराबर। तो 5 एटम्स की एक रिंग है, फ्यूरान जैसी है, इसलिए स्ट्रक्चर्स को हम फ्रुक्टोफ्यूरानोस बोलते हैं, टू इंडिकेट दैट द रिंग स्ट्रक्चर्स दे रिसेंबल विद द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। अब इसके हावर्थ फार्मूले हम कैसे निकालते हैं? हालांकि इसमें भी रिंग फ्लैट नहीं है बच्चों, sp3 कार्बन है तो रिंग उबड़ खाबड़ होंगी, बेंजीन जैसी फ्लैट नहीं होंगी, उबड़ खाबड़ होंगी, बिकॉज ऑफ sp3 कार्बन, दे आर टेट्राहेड्रल इन नेचर। लेकिन फिर भी हमारे कन्वीनियंस के लिए बच्चों हम क्या दिखाते हैं कि जैसे ये रिंग क्या है, फ्लैट है, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। अब समझ लो ये रिंग है ऐसी, ये ऑक्सीजन बैक साइड में, जैसे ये ऐसा ऑक्सीजन बैक साइड में और ऐसा ऐसी एक पेंटागोनल रिंग है समझ लो, ऑक्सीजन इज एट द बैक साइड। आता बघा कसं काढतो, आता इथं कॉन्सन्ट्रेट करा, हे बघा ऑक्सीजन, हे ऑक्सीजन इथं असं काढू आपण, हे बघा पेंटागोनल रिंग आहे पोरांनो। आता कार्बन नंबर 2 झाला, हा कार्बन नंबर 3 झाला, हा कार्बन नंबर 4 झाला आणि हा कार्बन नंबर 5 आहे ना। कारण कार्बन नंबर 2 आणि 5 ऑक्सिजन थ्रू एकमेकांना लिंकअप आहे पोरांनो, हे बघा कार्बन नंबर 2 आणि 5 थ्रू ऑक्सीजन एकमेकांना लिंकअप है, तो यहाँ पे भी दिखना चाहिए कार्बन नंबर 2 और 5 ऑक्सीजन के थ्रू क्या है, लिंकअप, बरोबर। आता अशी रिंग आहे पोरांनो, हा ऑक्सीजन आहे, हा असा पेंटॅगॉन आहे, बरोबर। आता एक फ्लॅट रिंग म्हणून दाखवतो। आता काही बॉन्ड या रिंगच्या वर राहतील, काही बॉन्ड या रिंगच्या खाली राहतील, ते असं आपण दाखवू। हे बघा C2 वर, C3 वर, C4 वर आणि C5 वर। आता मैं तुम्हारा सांगितलं होतं पोरांनो, फिशर फार्मूला को हावर्थ फार्मूला में कन्वर्ट करते वक्त क्या टेक्निक करना है आपको? फिशर फार्मूला में जो ग्रुप वर्टिकल चेन के लेफ्ट साइड में है वो हावर्थ फार्मूला में क्या होगा, अप, अबाव द रिंग, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। फिशर फार्मूला में जो ग्रुप वर्टिकल चेन के लेफ्ट को है वो हावर्थ फार्मूला में रिंग के ऊपर, जो लेफ्ट में है वो हावर्थ फार्मूला में रिंग के ऊपर, और जो राइट में है वर्टिकल चेन के फिशर फार्मूला में, हावर्थ फार्मूला में वो ग्रुप आएगा रिंग के नीचे, रिंग के नीचे, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन असं चालू द्यायचं पोरांनो। फिशर फॉर्म्युल्यामध्ये लेफ्ट साइडला आहे का ग्रुप वर्टिकल चेनच्या, हावर्थ फॉर्म्युलामध्ये तो काही अप साइडला येईल रिंगच्या। फिशर फार्मूला में ग्रुप वर्टिकल चेन के राइट साइड में है क्या, तो फिर वो ग्रुप हावर्थ फार्मूला में क्या आएगा, रिंग के डाउन साइड में आएगा, बिलो साइड में आएगा। माता बघा C2 वर CH2 ग्रुप लेफ्ट को, तो ये यहाँ पे आएगा ऊपर, और वो ग्रुप राइट को C2 पर राइट को, तो वो आएगा नीचे, देखो
C3 पर लेफ्ट को OH, राइट को H, OH लेफ्ट को है तो ऊपर और H राइट को है तो नीचे। 4 पर HOH है, H लेफ्ट है तो H ऊपर, OH राइट को है तो OH नीचे। कार्बन नंबर 5, हाँ अब मैं आपको बताता हूं। ये मोनोसैकेराइड, ये फ्रुक्टोज कौन से सीरीज को बिलोंग करते हैं बच्चों? कैपिटल डी। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करते हैं, जब हम उनका हार्वर्ड फॉर्मूला दिखाते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, आखिरी वाले कार्बन पर जो श्रेष्ठोज ग्रुप रहता है बच्चों, वो हमेशा हम रिंग के ऊपर ही दिखाते हैं। तो ये श्रेष्ठोज ग्रुप ऊपर ही रहेगा 6 नंबर पर का, और ये चला जाएगा नीचे। यदि हमारा कार्बोहाइड्रेट कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करता है बच्चों, तो उस कार्बोहाइड्रेट का आखिरी वाले कार्बन पर का श्रेष्ठोज ग्रुप इट विल बी ऑलवेज एट द टॉप पोजीशन। तो ये टॉप में है, फिर H आ गया नीचे। तो ये हो गया बच्चों अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस का हार्वर्ड फार्मूला। ये क्या हो गया बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोपैरानोस का हार्वर्ड फार्मूला। देखो एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप कार्बोहाइड्रेट डी को बिलोंग करता है। एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप C2 पर का OH ग्रुप डाउन है, इसलिए अल्फा। हमने रूल देखा है कि इफ कार्बोहाइड्रेट बिलोंग्स टू कैपिटल डी सीरीज एंड इफ द OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन इज ऑन द डाउन साइड, then call it as alpha. कॅपिटल डी ला बिलॉंग करतो आणि एनोमेरिक कार्बन वरचा OH ग्रुप खालच्या साईडला आहे, डाऊन साईडला आहे, तर अल्फा। चला, तर हा पोरांनो झाला आपला हार्वर्ड फॉर्म्युला फॉर अल्फा डी फ्रुक्टोफ्युरानोस। चला आता बीटा डी फ्रुक्टोफ्युरानोस बघू। हे बघा, पुन्हा आपल्याला अशी पेंटॅगोनल रिंग काढायची पोरांनो, है ना। इथं आपला कार्बन नंबर 2 झाला, इथं आपला कार्बन नंबर 3, इथं कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। बघा 2 and 5 दे आर लिंक थ्रू ऑक्सिजन, 2 and 5 दे आर लिंक थ्रू ऑक्सिजन। चला मग C2 वर आता काय, लेफ्ट अप राईट डाऊन। आता लेफ्टला कोण आहे C2 वर? OH ग्रुप अप आहे, OH ग्रुप वर, CH2 ग्रुप खाली। हा इथं घेतला आपण। C3 वर कोण आहे? OH, OH लेफ्टला आहे तो वर, H राईटला आहे तर खाली। मी इथं करतो OH असं लिहितो। 4 वर HOH आहे, H लेफ्टला आहे तर H वर, लेफ्ट अप राईट डाऊन। 5 वर बघा, 5 वर, हां आता 5 ला H आणि CH2 आहे, कैपिटल डी ला बिलोंग करतो, कैपिटल डी ला बिलोंग करतो। आखिरी वाले कार्बन पर का CH2 ग्रुप कहाँ पे रहेंगे बच्चों? ऊपर ही रहता है, क्योंकि कैपिटल डी, और फिर H नीचे आ गया। हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया बच्चों बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस का हार्वर्ड फार्मूला। तो देखिए फ्रुक्टोज के लिए हमने 5 स्ट्रक्चर्स देखे। ये फिशर फार्मूले हैं, ये ओपन चेन, वो अल्फा और ये बीटा। ये अल्फा का हार्वर्ड फार्मूला है और ये बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस का क्या है? हार्वर्ड फार्मूला है। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स बच्चों बहुत ही आसान है। ये मेरा वीडियो लेक्चर आप 1-2 बार देख लीजिए। म्यूटा रोटेशन, ये टॉपिक और ये टॉपिक, आज हमने 2 टॉपिक खत्म किए बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये 5 स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से तैयार कीजिए, लिख के देखिए, समझ लीजिए। कुछ भी डाउट रहा मुझे पूछिए, और अपने जो PDF फाइल मैंने भेजी है बायोमोलिक्यूल्स की, उसमें से 1-2 बार पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप अंडरलाइन कीजिए, झेरॉक्स निकाल के अंडरलाइन कीजिए। बच्चों इतना करते हैं ना तो आपको इस चैप्टर पर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ, बराबर है। तो ये हो गया आज हमारा फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज को हम लेविलोज बोलते हैं, एज इट इज लेहोरोटेटरी। फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, बराबर, क्या बोलते हैं उसको? फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। और जो नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स है उनमें से सबसे स्वीटेस्ट शुगर बच्चों ये है। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन C1 था, उसको फाइंड आउट करना आसान है। यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड आउट करने में दिक्कत जाती है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे C2 क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पे C2 क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया था फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल हम डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स चालू करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।